हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ब्लॉग्स विद शिवेंद्र। आज हम लोग सेक्शन 8 पढ़ेंगे एविडेंस एक्ट का। इससे पहले हम लोगों ने सेक्शन 7 तक कवर किया था। सेक्शन 7 में आपको शायद याद होगा कि सेक्शन 7 में हम लोग 5 चीज़ों की बात किया था। हमने किन किन चीज़ों का? प्रसंग, हेतुक, परिणाम, वस्तुस्थिति एंड अवसर की बात हमने किया था। तो ये 5 चीज़ों की बात हम लोग सेक्शन 7 में किए हैं। आज हमें सेक्शन 8 पढ़ना है। सेक्शन 8 में हमें 3 चीज़ें पढ़नी हैं। हेतु, तैयारी, आचरण। 7 में 5 चीज़ें थीं, 8 में 3 चीज़ों को पढ़ना है हमें। और पढ़ने से पहले मैं एक चीज़ और बता दूं कि सेक्शन 8 जो है प्री पर्पस से इम्पॉर्टेंट है, प्लस मेंस के पर्पस से भी इम्पॉर्टेंट है। इसका जो इलस्ट्रेशन है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सेक्शन 8 में। और सेक्शन 8 में आप 2 स्पष्टीकरण पढ़ेंगे, वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप जब मैं लेक्चर शुरू कर रहा हूँ तो प्लीज़ आप बेयर एक्ट को लेकर बैठिए, जिससे कि जो मैं बताऊँगा वो आपको सुविधा होगी। और सभी दृष्टांत को ध्यान से देखते जाइए। ठीक, चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 8 को। सेक्शन 8 जो है ये 3 चीज़ों का वर्णन करता है कि कौन कौन से तथ्य सुसंगत होंगे। ठीक है, यहाँ मैंने हिंदी लिखा है और बगल साइड में इंग्लिश लिखा है कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों विद्यार्थियों के लिए ये सहूलियत हो। तो हेतु, मोटिव, तैयारी, प्रिपरेशन, आचरण, कंडक्ट। कंडक्ट कैसा? चाहे पूर्व का हो सकता है या पश्चात का हो सकता है। हम पहले बात करेंगे हेतु की। हेतु क्या है? हेतु या उद्देश्य जो है एक मानसिक अवस्था होती है किसी कार्य को, जो किसी व्यक्ति को किसी कार्य करने के लिए क्या करती है? प्रेरित करती है। हेतु या उद्देश्य एक मानसिक अवस्था होती है जो किसी व्यक्ति को कोई कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, उकसाती है। ठीक है, उसे हम हेतु कहते हैं। अच्छा, हेतु के बिना कोई कार्य नहीं हो सकता, ये ध्यान रखिएगा। हेतु के बिना कोई कार्य नहीं हो सकता है। अच्छा, शुरू करने से पहले एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि सेक्शन 7 में हमने क्या पढ़ा था? हेतुक पढ़ा था। देखिए, जो कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट, जो हिंदी मीडियम वाले खासकर जो कंफ्यूज होते हैं, वो इस शब्द को लेकर कंफ्यूज होते हैं, हेतु को लेकर, हेतु और हेतुक को लेकर। अब उन्हें समझ में नहीं आता कि हेतुक पहले आया था कि हेतु था। सेक्शन 7 में क्या है? हेतुक है या हेतु है। 8 में हेतु है या हेतुक है। इसको लेके कन्फ्यूज़न बनी रहती है। तो आप इंग्लिश याद करिए, क्योंकि हेतुक वो जब आप सेक्शन 7 पढ़ेंगे तो वहाँ कॉज लिखा गया है, जबकि यहाँ हेतु के लिए मोटिव लिखा गया है। मैंने आपसे कहा है खासकर 7 और 8 में पूरी इंग्लिश ही आप पढ़िए। जो 5 आपके हैं एलिमेंट सेक्शन 7 में, उसकी इंग्लिश जानिए, प्लस सेक्शन 8 में जो ये 3 हैं उसकी इंग्लिश जानिए। फिर भी हिंदी मीडियम वालों के लिए सहूलियत के लिए मैं एक छोटा सा ट्रिक बताता हूँ। देखिए, यहाँ 8 में क्या है? हेतु है। सेक्शन 7 में क्या है? हेतुक है। तो ऐसे आप याद करिए, एक ट्रिक है ये मेरी तरफ से, कि जैसे बड़ा चीज़ जो है, बड़े व्यक्ति पहले आते हैं, छोटे बाद में। ठीक है, तो बड़े लोगों को पहले अवसर दिया जाता है। तो हेतुक क्या है? बड़ा है। हेतुक 3 शब्द, 3 लेटर से बना है। ठीक है, हेतुक ये पहले आएंगे। सेक्शन 7 पहले आ रहा है तो सेक्शन 7 में हेतु पहले आ रहे हैं। 8 में हेतु ये 2 वर्ड का बना हुआ है, तो हेतु ये बाद में आएंगे। बड़ा पहले आएगा, छोटा बाद में आएगा। तो बड़ा सेक्शन 7 में गया और छोटा 8 में गया। हेतु से सेक्शन 7 में गए और हेतु 8 में गए। ठीक, देखिए, ये तो रहा हिंदी मीडियम वालों के लिए थोड़ा सा ट्रिक बता दिया। जहाँ कुछ न समझ में आए तो ये ट्रिक काम कर सकती है हिंदी मीडियम वालों के लिए। इंग्लिश मीडियम वाले तो वैसे ही इंग्लिश जानते ही हैं, उनके लिए कोई खास प्रॉब्लम नहीं होती। फिर भी मैं ये कहूँगा कि जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो भी इंग्लिश इसकी जानते रहें। ठीक है, क्योंकि प्री में कभी कभी ये मैटर फंस जाते हैं। तो यहाँ 3 चीज़ें, हेतु, तैयारी, आचरण, इन 3 चीज़ों को बताया गया। हेतु हमने बताया, क्या बताया कि हेतु या उद्देश्य क्या होता है? एक मानसिक अवस्था होती है जो किसी व्यक्ति को किसी कार्य को करने के लिए
प्रेरित करती है। हेतु क्या है कि एक मानसिक अवस्था है जो किसी व्यक्ति को कोई कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, वह हेतु के अंतर्गत माना जाता है, उसे हेतु कहते हैं। अब हेतु में देखिए कुछ इंपॉर्टेंट दृष्टांत है जो हेतु से संबंधित दृष्टांत है। आपका ए और बी है, डायरेक्ट आप खोल लीजिएगा, उसमें मिल जाएगा कि दृष्टांत में ए और बी जो है वह हेतु से संबंधित है। ठीक है, दृष्टांत ए में क्या बताया गया है वो देखते हैं हम लोग। दृष्टांत ए जो है उसमें यह कहा गया कि कोई मान लीजिए ए नाम का व्यक्ति है, वह बी का मर्डर करता है। ठीक है, इसके बारे में सी को जानकारी हो जाती है, सी को जानकारी है कि ए द्वारा बी की हत्या कारित की गई। अब सी क्या करते हैं, सी कहते हैं इसे कि भाई तुम मुझे कुछ पैसा दो वरना हम सभी लोगों को यह बता देंगे कि आपने बी की हत्या कारित की है। ठीक है, आपने बी की हत्या कारित की है। ए क्या करते हैं, ए आगे चलकर सी की भी हत्या कारित कर देते हैं। ए द्वारा सी की हत्या कारित कर दी जाती है। क्यों की जाती है, इसलिए की जाती है क्योंकि सी को जानकारी थी इस बात की कि ए द्वारा बी की हत्या कारित की गई है, और सी पैसे की भी डिमांड कर रहा था। दोनों चीज़ें थी, एक तो पैसा, दूसरा उसके अपराध को बता देने की धमकी, तो दोनों चीज़ें इसमें समाहित थी, इसलिए ए ने सी की हत्या कारित की है। अब यहीं पर ए द्वारा सी की हत्या कारित करना क्या था, हेतु था, क्यों की गई। ठीक है, हेतु था। अब थोड़ा सा हम ट्विस्ट करके ये देखते हैं कि आपने पीछे पढ़ा हेतुक, ध्यान रखिएगा, यहाँ आप पढ़ते हैं हेतु। हेतुक और हेतु में अंतर थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ क्या था, सेक्शन 7 में आपका हेतुक हमने पढ़ा था, हेतुक, और यहाँ हेतु पढ़ रहे हैं, ये याद रखिएगा, हेतु हम पढ़ रहे हैं। हेतुक में हमने बताया था आपसे कि यह होता है कि कोई कार्य क्यों घटित किया गया, ये पूछा जाता है। हेतुक में कोई कार्य क्यों हुआ, हेतुक में क्या पूछा जाता है, कोई कार्य क्यों घटित हुआ, क्यों घटित हुआ। जबकि यहां क्या है, यहां हेतु में कोई कार्य, मतलब इसके बिना कोई कार्य हो ही नहीं सकता है। ठीक है, अब देखिए यहां पे क्या है कि हत्या की जानकारी होना, ये क्या है, ए ने सी को क्यों मारा। मैंने आपसे पहले भी सेक्शन 7 में बताया था, हेतु का मतलब क्या है, क्यों वो काम किया गया, वो किसी व्यक्ति द्वारा कोई अपराध क्यों किया जा रहा है, प्रश्न ये उठता है। उसका आंसर जो मिलेगा वही होता है आपका हेतुक, उसको कहते हैं हेतुक। तो ए ने सी को क्यों मारा, क्योंकि इसकी जानकारी बी को, इसकी जानकारी अपराध की सी को थी, इसलिए उसने मारा। तो ये क्या था, ये हेतुक था, क्यों मारा। हेतु अब क्या होगा यहां पर कि जिसको जानकारी है उसकी हत्या करना मोटिव है, जिसको जानकारी है उसकी हत्या करना मोटिव है या उद्देश्य है। फिर से समझिए, ध्यान से समझिए, हेतु क्या है, क्यों मारा, इसलिए मारा क्योंकि सी को जानकारी थी इसलिए मारा, ये हेतुक है। हेतु क्या है कि सी को मार डालना हेतु है, उसका उद्देश्य है। ध्यान रखिएगा, दोनों को मिक्स मत करिए, थोड़ी सी पतली लाइन इन दोनों में होती है, थोड़ा सा आप समझते रहिए, समझ जाएंगे तो अच्छा है, नहीं समझेंगे और अच्छा है। ठीक है, चले
तो ज़्यादा जोर मत डालिए, ये कभी नहीं ऐसे पूछता कि हेतु क्या, हेतु में क्या अंतर है। ये अपने तरफ से है कि थोड़ा सा आप जान लेंगे तो बढ़िया ही है, ठीक। तो ज़्यादा जोर ना डालिए, अगर जान लेते हैं तो अच्छा, नहीं जानते तो भी कोई बात नहीं, आगे चलिए, इतनी बहुत बड़ी बात ये नहीं है। फिर भी मैं बता दे रहा हूँ कि हेतु हमने बताया कि क्यों मारा, प्रश्न पूछा जाता है कि क्यों अपराध को घटित किया गया, ठीक है, वो हेतु कहलाता है। हेतु का कॉज कहलाता है, ध्यान रखिएगा, कॉज कहलाता है यहाँ पे, क्यों वो अपराध घटित किया। इसलिए देखिए यहाँ बता रहा है कि ए द्वारा सी को क्यों मारा गया, क्योंकि वह पैसा, एक तो पैसा मांग रहा था, दूसरा वो जानकारी थी अपराध को घटित हुआ वो उसने देखा हुआ था, इसलिए वह उसको मिटा देना चाहता था, उसको हटा देना चाहता था अपने रास्ते से, इसलिए उसने मारा। हेतु अब यहाँ क्या है, हेतु यह है कि जिसको जानकारी है, इसको जानकारी है, सी को जानकारी है, तो जिसको जानकारी है उसकी हत्या करना क्या था, मोटिव था, उसका उद्देश्य है, मोटिव या उद्देश्य है, ठीक। समझ में आई, नहीं समझ आई, कोई बात नहीं। चलिए दृष्टांत दूसरा देखते हैं। तो हेतु से संबंधित ए और बी दृष्टांत है, ध्यान रखिएगा, इससे संबंधित जो है दृष्टांत ए और दृष्टांत बी, ये दो है आपके। अच्छा, दृष्टांत बी में क्या है कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति ऋण लिया है, कोई भी मान लीजिए कोई व्यक्ति उधार लेता है, तो क्यों लेता है भाई, उधार तब लेगा जब उसे उस धन की आवश्यकता होगी। तो उधार लेना क्या है भाई, धन की आवश्यकता है आपको, कोई भी काम करने जा रहे हैं तो आप धन लेंगे, ठीक है। तो कोई व्यक्ति किसी से उधार लिया है, अब बाद में ये कहता है कि नहीं भाई हमने उधार नहीं लिया है, तो भाई कोई व्यक्ति जो अगर लिखा पढ़ी है तो वो दिखा देता है कि भाई आपने उधार लिया था, उस समय आपको धन की आवश्यकता थी, फलाने टाइम में आपको आवश्यकता थी, ठीक है। तो ये चीज़ें क्या है, ये भी हेतु के अंतर्गत मानी जाएंगी, क्योंकि आपको धन की आवश्यकता है, ठीक है, इसलिए आपने धन लिया है, ठीक। तो ये हेतु है आपका। तो दो दृष्टांत यहाँ पे याद रखिए। एक इसमें देखिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट केस आती है, आर वर्सेस पामर का मामला है, ध्यान दीजिएगा, आर वर्सेस पामर, ये मामला है। आर वर्सेस पामर में क्या है, देखिए आर वर्सेस पामर में हुआ क्या था कि पामर नाम का एक व्यक्ति था और एक व्यक्ति और था, दोनों फ्रेंड थे, गहरे चड्डी बड्डी। ए और बी, ये दो व्यक्ति, ए मान लीजिए पामर थे और कोई अन्य ये फ्रेंड था उसका, ठीक। पामर जो थे बी से कभी पैसा उधार लिए थे, काफ़ी मात्रा में इन्होंने पैसा उधार लिया था किसी काम करने के लिए। तो यहाँ क्या हुआ कि अच्छा ये दोनों जहाँ भी जाते साथ में जाते थे, क्योंकि चढ़ी बड्डी थे ना दोनों, दोस्ताना था इन सब दोनों लोग का, बचपन के दोस्त थे, ठीक। तो दोनों घुड़सवारी में एक बार गए, दोनों गए, और उसके बाद एक होटल उन्होंने बुक किया था, घुड़सवारी देखने दोनों गए थे। बाद में पता चलता है कि बी की हत्या कारित हो गई, कोई विष देकर बी की हत्या कारित कर दिया। तो ए के ऊपर यह आरोप लगाया गया, ए मतलब पामर के ऊपर यह आरोप लगाया गया कि ए के द्वारा मतलब पामर के द्वारा ही बी की हत्या कारित की गई। इसलिए कारित की गई क्योंकि यह पैसे के दबाव में इतने ज़्यादा थे और बी बार बार इनसे पैसा मांगता था, इसलिए वह बी को समाप्त कर देना चाहते थे कि बी समाप्त हो जाएगा तो पैसा कोई मांगेगा नहीं, और पैसे से जो मेरे पर ऋण है वो उससे मैं मुक्ति पा जाऊंगा। तो ये चीज़ें क्या थी, ये हेतु था, दर्शित करता है कि क्यों वो मार देना चाहते थे। तो ये पैसे के कारण इन्होंने इनकी हत्या कारित कर दी गई थी। तो ये एक हेतु है, ठीक है, आर वर्सेस पामर का मामला। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रिपरेशन, तैयारी। तैयारी क्या है,
देखिए तैयारी तो देखिए अपने आप में कभी भी अपराध नहीं है। सामान्यतः जो है तैयारी अपराध नहीं होती, बट जैसे कि तैयारी अपराध तो नहीं है। जैसे हम चाकू खरीदने गए, चाकू हम लेके आ रहे हैं, तो क्या अपराध है ये? नहीं भाई। चाकू का इस्तेमाल हम सब्जी काटने के लिए भी कर सकते हैं या अन्य चीज़ों को के लिए भी, किचन के पर्पज़ से लेडीज़ जो है वो काम करती हैं, उसके लिए हम पर्पज़ इससे यूज़ कर सकते हैं, तो ये अपराध नहीं है। दूसरा, कहीं से हम माचिस लाए, माचिस ले आना क्या अपराध है? भाई हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम लोग माचिस तो खरीदते ही हैं, पूजा पाठ करने के लिए या किसी अन्य चीज़ों को करने के लिए हम माचिस का यूज़ करते हैं। कहीं से विष लेके आए, क्या विष ले आना अपराध है? भाई विष हम लाए हैं तो हो सकता है कि हम चूहों को मारने के लिए ला रहे हैं, भाई चूहा हमारे घर को तहस नहस कर रहे हैं इसलिए हम उसको मारने के लिए ला रहे हैं, या किसी अन्य पर्पज़ से ला रहे हैं जो अपराध की श्रेणी में नहीं है, तो ये सब चीज़ें आपकी अपराध नहीं है। बट यही चीज़ तब अपराध घटित हो जाती है जब आप इन्हीं सब चीज़ों का यूज़ अपराध को करने, किसी कार्य को करने में करते हैं जो कि विधि द्वारा वर्जित किया गया है, उस कार्य को करने में आप इन सब चीज़ों का प्रयोग करते हैं। जैसे चाकू आप लाए हैं, कोई अपराध नहीं, बट उसी चाकू से आप किसी का मर्डर कर दे रहे हैं तो वह अपराध होगा। उससे पहले की किया गया तैयारी के अंतर्गत वह माना जाएगा कि आप गए थे चाकू लेके, रामपुरी चाकू लेके आए थे और उस चाकू से किसी की हत्या कारित किए थे। तैयारी क्या थी? पहले से चाकू लेकर आए थे तब उसकी हत्या किए थे, ध्यान दीजिएगा। दूसरा, माचिस लेके आए थे तब तक अपराध नहीं, बट माचिस से ही किसी व्यक्ति को आपने जला दिया, किसी का घर जला दिया, तब वह अपराध हो जाएगा कि आप माचिस लेने गए थे, रखे थे अपने जेब में, पॉकेट में रखे थे, लेके आए थे और फिर गए उसका घर जला निकले। तो ये सब चीज़ें तैयारी, इससे पहले की तैयारी, अपराध को घटित करने से पहले की तैयारी आपकी, ये सब चीज़ें काउंट होंगी, ये सब चीज़ें सुसंगत मानी जाएंगी। और जैसे पॉइज़न हो गया, पॉइज़न में क्या कहा है कि पॉइज़न आप लेके आए हैं और किसी व्यक्ति को दे देते हैं और उसकी मृत्यु कारित हो जाती है, तो वह पॉइज़न भी आपका सुसंगत माना जाएगा, क्योंकि तैयारी के अंतर्गत आप पॉइज़न पहले से लेके आ रहे हैं, कहीं से रख रहे हैं, उसके बाद किसी को दे रहे हैं, तो वो क्या है, एक कदम और आगे आप कार्य कर देते हैं। तैयारी से एक कदम आगे और कार्य है, उस कार्य को कर देना, ठीक। तैयारी तक कोई अपराध नहीं होता, बट हमारे यहाँ आईपीसी में कुछ सेक्शन में बताया गया है कि उस तैयारी को भी अपराध माना गया है। जैसे सेक्शन 126 में, आईपीसी के 126 में सेक्शन 399, 399 उग्र, जो कि उग्र वाले अपराध हैं, भयंकर गंभीर वाले अपराध हैं, वहाँ पर तैयारी को भी दंडनीय बनाया गया है। डकैती की तैयारी करना, ये कहाँ दंडनीय बनाया गया है? आईपीसी में, ठीक है। तो ये सब चीज़ें तैयारी के अंतर्गत दंडनीय बनाया गया है, बट कुछ चीज़ें सामान्य तौर पे तैयारी को दंडनीय नहीं बनाया गया। सिर्फ उग्र रूप या गंभीर चीज़ें हैं जो उनको तैयारी के अंतर्गत दंडनीय बनाया गया है। तो देखिए ये चीज़ें हो गई। अब जैसे अपराध में है 4 चरण होते हैं, ये भी पता होगा आपको कि आशय होता है, तैयारी होता है, प्रयत्न होता है, फिर कोई कार्य घटित करते हैं आप उसके बाद। तो जब हम इसकी चर्चा करेंगे, आईपीसी जब पढ़ाएंगे तो उसमें इसकी चर्चा विस्तार में करेंगे। तो ये चीज़ें हो गई तैयारी के विषय में। तैयारी में हमने बताया, अच्छा तैयारी में जो दृष्टांत है, तैयारी में दृष्टांत आपका सी है और दृष्टांत डी है। सी और डी, तैयारी में आपके 2 दृष्टांत हैं, सी और डी, ये तैयारी के हैं, उसको देख लीजिएगा आप। सी में बताया गया जैसे कि कोई व्यक्ति विष लेकर आता है, बाजार से विष खरीदता है, यहाँ तक तो नहीं आपका अपराध घटित किया उसने, बट उसी विष का यूज़ किसी अन्य व्यक्ति को दे दिया। अब देखिए प्रश्न ये उठा था कि जो बी की हत्या कारित हुई, जो बी मरा है,
जिस विष को देने से मरा है उसी तरीके का विष जो है ए नामक व्यक्ति लेकर एक दिन पहले मार्केट से आया था। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या है, सुसंगत है, क्योंकि वह लेके आया था, तैयारी की थी उसने, वो पहले से जानता था कि उनको मारना है फलाने व्यक्ति को, तो पहले से वह विष खरीदा था, ये तैयारी थी। तैयारी के बाद एक कदम आगे गया, उसको विष दिया और वह उसकी मृत्यु कारित की। तो यहाँ तक पूरा अपराध घटित किया उसने। तो तैयारी के माध्यम से उसने उस चीज़ों को अंजाम दिया। तो ये सब क्या बता रहा है, ये तैयारी बता रहा है कि आपने तैयारी की थी, पहले गए थे, विष लिए थे, उसके बाद आपने उसकी मृत्यु कारित की। तो ये तैयारी हो गई आपकी। ठीक, अब आगे हम लोग देखते हैं। आगे है आचरण, कंडक्ट। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आपका कंडक्ट। यहीं से आपका मेंस का क्वेश्चन भी लिखने को आता है पूरे कंडक्ट पे। इसको कायदे से समझिएगा। कंडक्ट होता क्या है, आचरण क्या है। देखिए, आचरण क्या होता है, हर मनुष्य का एक अपना आचरण होता है। जैसे नहीं कहते कि कौन कैसा आचरण बिहेव, उसका फलाने व्यक्ति का बिहेवियर कैसा है। कोई उग्र स्वभाव का व्यक्ति है, कोई नम्र स्वभाव का व्यक्ति है, कोई हंसनुमा है, हंसता रहता है, कोई गुस्सैल आदमी है। ये आचरण है आपका। कंडक्ट बता रहा है आचरण कि किस स्वभाव के हैं आप। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आचरण में आती हैं। ठीक, और आचरण के अंतर्गत देखिए इसमें बताया गया है 2 प्रकार के आचरण होंगे। एक तो पूर्व का आचरण होगा और दूसरा पश्चात का आचरण होता है। या पूर्व का या पश्चात का आचरण होता है। पूर्व का आचरण क्या होता है, यह अपराध होने से पूर्व की स्थिति होती है। जो आचरण बताता है आपका, यह आचरण कब सुसंगत माना जाएगा, साक्ष्य अधिनियम में आचरण कब सुसंगत माना जाएगा। पूर्व का आचरण कब सुसंगत माना जाएगा, जब वैसा कोई कार्य कर दिया जाता है। जैसे अपराध करने की तैयारी आपका पूर्व का आचरण बता रहा है। ठीक है, ये पूर्व का आचरण है। और इसके साथ साथ क्या है, किसी को धमकी देना, ये पूर्व का आचरण है। हालांकि सामान्यतः ये आपका नहीं दंडनीय है। यहाँ पे कुछ अवस्था में दंडनीय है, मगर कुछ अवस्थाओं में नहीं दंडनीय माना गया है पूर्व का आचरण। क्योंकि मान लीजिए अपराध करने की तैयारी आप कर रहे हैं, किसी को जलाने के लिए आप केरोसिन लेके आए हैं, तैयारी कर रहे हैं। केरोसिन लाना तो भाई अपराध नहीं है ना। आप केरोसिन का यूज़ किसी भी अन्य चीज़ को करने के लिए कर सकते हैं। तो ये गंभीर अपराधों को आप छोड़ दीजिए, सामान्य तौर पे केरोसिन आप लेके आते हैं, पूर्व का आचरण है आपका। ठीक है, ये पूर्व का आचरण, केरोसिन लेके आप आए हैं, उसका यूज़ आप अपने घर में कर रहे हैं, किसी काम में कर रहे हैं। बट उसी केरोसिन का यूज़ अगर आप किसी को जलाने के लिए कर रहे हैं तो वह आपका इसके अंतर्गत वो सुसंगत मान लिया जाएगा। ठीक है, किसी को धमकी आप दे रहे हैं, ये सब क्या है, ये अपराध के पूर्व का आचरण बता रहा है आपका। अब अपराध के देखिए पूर्व का आचरण ये बता रहा है। जैसे हमने यहाँ ये पढ़ा था, पूर्व के आचरण में दृष्टांत सी को समाहित कर सकते हैं आप। इसको ये, ठीक, इसको दृष्टांत सी, जो विष की बात हमने आपसे किया कि पहले वो गया मार्केट, विष लेकर आया, उसका आचरण बता रहा है पूर्व का आचरण, विष लेके आना, यहाँ तक आपका पूर्व का आचरण है। फिर विष लेकर उसको किसी व्यक्ति को मृत्यु कारित कर देना, ये पूरा अपराध घटित कर दिया। तो ये सब तथ्य क्या होंगे, सुसंगत तथ्य होंगे कि उसी प्रकार का विष पाया गया जैसा उसकी मृत्यु कारित की गई थी। अब देखिए ये पूर्व का आचरण हो गया। पश्चात का आचरण, पश्चात का आचरण क्या होता है, अपराध होने के बाद का आचरण है। ये अपराध से पहले का आचरण, ध्यान रखिएगा, अपराध से पहले का, ये क्या है, ये अपराध के बाद का। अपराध के बाद का आचरण है ये। ठीक है, ये अपराध के बाद का आचरण है। जैसे किसी लाश को ठिकाने लगाना, भाई आपने तो उसका काम तमाम कर दिया, अपराध हो चुका है,
उसके बाद आप किसी लाश को ठिकाने लगा रहे हैं तो अपराध हो चुका, उसके बाद आप कोई अन्य कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ पर लाश को ठिकाने लगाना, झूठा साक्ष्य देना, अपराध कोई घटित, आप गए न्यायालय में झूठा साक्ष्य दे रहे हैं, तो ये सब क्या है, ये पश्चात का आचरण बता रहा है, आपका कंडक्ट बता रहा है, ध्यान रखिएगा। इसी में देखिए एक दृष्टांत है, एफ होगा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट दृष्टांत है। इससे समस्याएं जैसे प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं आपके मेंस में भी कि ये प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करिए, ये किससे संबंधित, किस सेक्शन से संबंधित है, क्यों, क्या है, इन तीनों में से कौन सा चीज़ आता है इसमें, इस दृष्टांत में। तो आप देखेंगे दृष्टांत एफ है, देख लीजिएगा दृष्टांत एफ। इसमें यह कहा गया कि कोई ए नाम का व्यक्ति था, ए नाम का कोई व्यक्ति था, इसने बी को लूट लिया था, हाँ, बी को लूट लिया था। और यहां पे एक सी नाम का व्यक्ति है, सी नाम का व्यक्ति है। सी ने ए की उपस्थिति में यह कहा कि भाई जो लूट हुई थी जहां पर, उस लुटेरे की खोज में पुलिस आ रही है। यह सुनते ही ए क्या किया, 9-2-11 हो गया, भाग लिया। तो ये ए का भाग जाना ये क्या है, ये सुसंगत है आपका कि जो लूट हुई थी वो आपके द्वारा ही हुई थी, ठीक है। ये आपके आचरण को प्रदर्शित करती है कि भाई सी के द्वारा आपने यह सुना कि बी उस लुटेरे की खोज में आ रही, मतलब पुलिस उस लुटेरे की खोज में आ रही है, आप यह सुनते हैं, सुनते ही भाग जाते हैं। ये क्या होता है, ये आपका आचरण बताता है कि आपने वह अपराध कारित किया है, इसीलिए आप भाग गए, वरना आप क्यों भागते, ठीक। तो ये चीज़ें आपकी यहाँ थी। अब हम लोग आगे देखेंगे आचरण के विषय में ही, ठीक है। तो इसको रफ करके फिर हम नया देखते हैं, आचरण के संबंध में हम आगे चीज़ों को पढ़ते हैं। इसी में हम आगे और पढ़ेंगे। दो दृष्टांत हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, उनको ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके मेंस में पूछे जाते हैं, ध्यान रखिए फ्रेंड। चलिए अब देखते हैं सेक्शन 8 को। सेक्शन 8 में और आगे क्या है हमारा, आचरण के संबंध में हम लोग बात कर रहे हैं। हम लोगों ने क्या पढ़ा अभी, हेतु पढ़ा, तैयारी पढ़ा और आचरण में पढ़ा पूर्व या पश्चात का आचरण पढ़ा। अब हमें आचरण में ये सब देखना है, एक एक करके हम लोग देखते हैं क्या क्या चीज़ें आचरण में है। ये ध्यान से पढ़िएगा, यहीं से आपके मेंस के क्वेश्चन भी बनते हैं, ठीक है। और इसी से संबंधित मैं आपको दृष्टांत भी बताऊंगा। अब देखिए पहला पॉइंट पूछा जाए, किसका आचरण सुसंगत होगा। मेंस में कभी कभी यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सेक्शन 8 के अंतर्गत किसका आचरण सुसंगत माना जाता है। तो आप बताएंगे कि 3 लोग, वाद या कार्यवाही के पक्षकारों का आचरण सुसंगत होगा, इसमें सिविल मैटर में वादी और प्रतिवादी का, और यदि क्रिमिनल मैटर है तो अभियुक्त का आचरण यहाँ पे सुसंगत माना जाता है। बट अभियोजन पक्ष यहाँ इसमें शामिल नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा, पक्षकार के अभिकर्ता का आचरण सुसंगत माना जाएगा, ठीक है। इसमें भी अभियुक्त और अभियोजन नहीं रहेंगे, इसमें सब सिर्फ यही है, पक्षकार के अभिकर्ता होंगे। तीसरा पॉइंट कहा गया, पीड़ित व्यक्ति का आचरण सुसंगत माना जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, पीड़ित व्यक्ति को शामिल नहीं किया गया है, यहाँ पीड़ित व्यक्ति को शामिल नहीं किया गया, बल्कि पीड़ित व्यक्ति के आचरण की बात की गई है। यहाँ आचरण की बात की जा रही है, उसके आचरण जो है वह सुसंगत माना जाएगा, पीड़ित व्यक्ति नहीं, क्योंकि पीड़ित व्यक्ति का आचरण खुद अलग बनाया गया, पीड़ित व्यक्ति को इसमें नहीं शामिल किया जा रहा है, क्योंकि पीड़ित व्यक्ति की तरफ से सरकार वाद लड़ती है, ठीक है, मामले को देखती है। तो यहाँ आचरण को सुसंगत बनाया गया है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इसमें है आचरण, ये तो होगा किसका आचरण सुसंगत होगा, 3 लोगों का आचरण सुसंगत होगा। अब बात आती है आचरण कब सुसंगत होगा। तो 2 पॉइंट हैं जब आचरण सुसंगत माना जाएगा। पहला, आचरण कार्यवाही या विवादक या सुसंगत तथ्य के बारे में हो। आचरण क्या हो,
कार्यवाही या विवादक या सुसंगत तथ्य के बारे में होना चाहिए तथा आचरण कैसा हो, विवादक या सुसंगत तथ्य को प्रभावित करता हो, इफेक्ट डालता हो उस पर। आचरण कैसा, कार्यवाही, ठीक है, या विवादक फैक्ट इन इशू या सुसंगत तथ्य रिलेवेंट फैक्ट के बारे में होना चाहिए जो कंडक्ट है आपका, तथा इसके साथ साथ आचरण जो है विवादक या सुसंगत तथ्य को क्या करता हो, प्रभावित कर रहा है, इफेक्ट डाल रहा है वह आचरण जो आपका कंडक्ट है। आगे इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे, ठीक है, इन्हीं सबको एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पे। तो दो चीज़ें हमने यहाँ पढ़ा, पहला किसका आचरण सुसंगत होगा, दूसरा आचरण कब सुसंगत होगा। पहला किसका आचरण सुसंगत, दूसरा कब सुसंगत, ये हमने पढ़ा। अब यहाँ देखते हैं सेक्शन 8 की जो जान है वो दो स्पष्टीकरण मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्री पर्पज से भी उसमें भी पूछा जाएगा और मेंस में तो पूछा ही जाता है, आपको लिखने के लिए आ जाएगा। दोनों स्पष्टीकरण में से एक या दोनों को पूछा जा सकता है, आप पूरी तरह से तैयार रहें। देखिए पहला स्पष्टीकरण, दो स्पष्टीकरण है, ध्यान रहे दो, कभी कभी ये प्री में भी पूछा जा सकता है कि ये लाइन दे दीजिएगी और ये पूछा जाएगा किस स्पष्टीकरण से संबंधित है, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे। तो ये पता होना चाहिए कि पहला स्पष्टीकरण क्या कहता है हमारा, दूसरा स्पष्टीकरण क्या कहता है। पहला स्पष्टीकरण देखते हैं, इसमें कहा गया है सामान्यतः, शब्दों पे गौर करिएगा, सामान्यतः आचरण शब्द के अंतर्गत कथन नहीं आते, ध्यान रखिएगा, आचरण शब्द के अंतर्गत कथन नहीं आते जब तक कि ये कार्यों के साथ साथ और उन्हें स्पष्ट करने वाले न हो। आचरण शब्द के अंतर्गत कथन नहीं आते जब तक कि ये कार्यों के साथ साथ और उन्हें स्पष्ट करने वाले न हो। तो इसको हम इस तरह कहें कि तब तक आचरण शब्द के अंतर्गत कथन नहीं आएंगे जब तक वे कार्यों के साथ साथ और उन्हें स्पष्ट नहीं कर देते। क्या कहा मैंने, तब तक आचरण कथन के अंतर्गत नहीं आएंगे जब तक कि वे कार्यों के साथ साथ और उन्हें स्पष्ट करने वाले न हो। सीधे तौर पे ये देखा जाए तो इसमें ये सिर्फ यह बात कही जा रही है कि जो सिर्फ आप कथन बोलेंगे, स्टेटमेंट देंगे, वह आचरण के अंतर्गत नहीं आएगा। ये ध्यान रखिए, दिमाग में बैठा लीजिए आप कि सिर्फ कथन आप देते हैं तो वह आचरण के अंतर्गत नहीं आता है। आचरण के अंतर्गत वह कथन तब शामिल माना जाएगा कि जब वह कथन कार्य आप कर रहे हैं, कार्यों के साथ साथ होना चाहिए और उसको स्पष्ट भी कर रहा हो, तब वह कथन आएगा, आचरण के साथ आएगा। ठीक है, ये बात यहाँ बताई गई है। अब इसमें एक चीज देखते हैं, जैसे यहाँ पर यह कहा गया कि उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं, जैसे किसी व्यक्ति को कोई चाकू लग गया है, कोई चाकू लगा है और वह व्यक्ति रोड पे दौड़ता हुआ जा रहा है। रोड पे दौड़ते दौड़ते वह व्यक्ति उस व्यक्ति का नाम ले रहा है जिसने उसको घायल किया या चाकू मारा है। तो ये क्या है, वह कथन तो कर रहा है, बोल तो रहा है, बट उसका आचरण भी चल रहा है, वहाँ पे दौड़ना कार्य कर रहा है, कार्य के साथ साथ यह स्पष्ट भी हो रहा है कि फला व्यक्ति ने मारा है उसको। तो ये सभी चीज़ें स्पष्टीकरण एक के अंतर्गत क्या हो रही हैं, फुलफिल हो रही हैं, बता रही हैं कि जो चाकू मारा है उसका नाम बताना और दौड़ना, ये सब चीज़ें क्या कर रही हैं, ये सभी चीज़ें सुसंगत मानी जाएंगी, स्पष्टीकरण एक के अंतर्गत सुसंगत मानी जाएंगी। ठीक है, तो ये तो रहा, ये पहला आपका यहाँ पे उदाहरण हो गया। अब एक चीज़ और है जो इम्पोर्टेंट है सबसे, कि परिवाद। जहाँ पे देखा जाता है परिवाद, एक आप सुनेंगे परिवाद, जैसे सीआरपीसी में भी कहाँ सेक्शन 2D में बताया गया परिवाद क्या होता है, बट यहाँ एविडेंस में हमें पढ़ना है कि परिवाद, कि क्या परिवाद को शामिल किया जाएगा यहाँ पर। तो परिवाद तब शामिल किया जा सकता है जब यहाँ पे जब कोई व्यक्ति
जब कोई व्यक्ति किसी अपराध की शिकायत करता है, जब कोई व्यक्ति किसी अपराध की शिकायत करता है तो यह क्या है? आचरण है। शिकायत क्या है? आचरण है। ध्यान रखिएगा, मैंने कहा शिकायत, शिकायत ये क्या है? आचरण है। ध्यान रखिएगा, आचरण है कि जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की शिकायत करता है तो यह आचरण कहलाता है, और जिन शब्दों के साथ करता है वो क्या कहलाता है? वह कथन करता है। शब्द, शब्द क्या कहलाए? कथन कहलाए, कथन कहलाए। जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की शिकायत करता है तो वह आचरण कहलाता है, और जिन शब्दों में कहता है वो क्या कहलाता है? कथन कहलाता है, और वह स्पष्टीकरण एक के अंतर्गत सुसंगत होता है। देखिए, जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की शिकायत कर रहा है तो आचरण कहलाएगा, जिस शब्द के माध्यम से वह कह रहा है वो कथन कहलाएगा, और यही जो है आचरण कथन के साथ हो रहे हैं, ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें क्या होंगी? सुसंगत मानी जाएंगी। उसका आचरण क्या प्रकट कर रहा है? कथन के साथ चल रहा है, ये ध्यान रखिएगा, कथन के साथ हो रहा है, तो ये आपका सुसंगत माना जाएगा। एक चीज़ ध्यान रखिए, जब भी आप कंप्लेंट कर रहे हैं, परिवाद कर रहे हैं, मान लीजिए आपने परिवाद किया, यहाँ परिवाद आपने किया, तो परिवाद में ये दोनों चीज़ें आ गई, ठीक है, दोनों चीज़ें हैं। यदि किसी ने परिवाद किया तो यह सुसंगत मान लिया जाएगा आपका। एक्चुअली उद्देश्य क्या होता है परिवाद का? परिवाद इस उद्देश्य के साथ किया जाता है कि जो व्यक्ति कर रहा है वो अपने लिए इंसाफ चाहता है, न्याय चाहता है, कि वह वाला व्यक्ति जो आरोपी व्यक्ति है उसके खिलाफ एक्शन ले, इस आशय से वह परिवाद करता है, ठीक है। तो परिवाद, जब कोई व्यक्ति कोई शिकायत किसी व्यक्ति से कर रहा है तो वह आचरण के अंतर्गत आएगा, और जिस शब्द से जो शब्द कह रहा है वह क्या होगा? कथन होगा। तो जो आचरण के साथ साथ ये आपके होते हैं, कथन होते हैं, जो कथन है वो आचरण के साथ साथ होते हैं, और ये दोनों चीज़ें सुसंगत मानी जाती हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका परिवाद के विषय में। अब इससे संबंधित हमारे यहाँ दृष्टांत दिया गया है। दृष्टांत क्या है? एक आपका यहाँ पे दृष्टांत में एक होगा, दृष्टांत नंबर जे और के है, आप देख लीजिएगा, जे के, ये दो दृष्टांत आपके यहाँ से संबंधित हैं, जे और के। इस दृष्टांत में यह कहा गया कि कोई महिला है, महिला के साथ रेप किया गया, और रेप होने के तुरंत बाद वह महिला क्या की? किसी से, कोई व्यक्ति था या कोई था, उससे उसने परिवाद किया। तो परिवाद को क्या किया गया? वो एक्सेप्ट किया गया, वो सुसंगत माना गया, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ चीज़ें बताई थी परिवाद का क्या मतलब है। तो यहाँ पे वो चीज़ें एक्सेप्ट की गई, सुसंगत माना गया परिवाद को। यदि वह परिवाद न करती, सिर्फ कथन कहती, तो वह सेक्शन 8 के अंतर्गत सुसंगत न माना जाता, भले ही वह 32 या 157 के अंतर्गत सुसंगत माना जा सकता था, बट यहाँ सेक्शन 8 के अंतर्गत सुसंगत नहीं माना जा सकता था, क्योंकि पहले ही कहा गया कि आचरण शब्द के अंतर्गत कथन नहीं आते हैं। ये ध्यान रखिएगा शब्द को, जब परिवाद किया तो परिवाद को माना जाएगा। आप बस ये इतना ध्यान रखिए, यदि परिवाद हुआ है तो सुसंगत मान लिया जाएगा, ठीक, सेक्शन 8 के अंतर्गत। इसमें एक और है कि ये तो रेप वाला हो गया। इसमें क्या है, नेक्स्ट वाले में आप देखेंगे दृष्टांत कि लूट का है। लूट की गई, लूट हुआ, उसके यहाँ किसी के यहाँ लूट हुई है, लूट के संबंध में उसने परिवाद किया, तो उसको क्या 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 सुसंगत मान लिया गया, ठीक है।
तो ये सब चीज़ें परिवाद के अंतर्गत सुसंगत मानी गई। दृष्टांत पढ़ लीजिएगा आप ध्यान से, थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ उसको आप कायदे से पूरा पढ़ लीजिएगा। और अब देखिए यहाँ पे और क्या है, एक यहाँ पे केस आएगी स्पष्टीकरण 1 के अंतर्गत कि आर वर्सेस लिलीमैन की केस है। यहाँ पे कहाँ लिखूँ, आर वर्सेस लिलीमैन, ये इंपॉर्टेंट केस है आपकी, ठीक है। आर वर्सेस लिलीमैन, यहाँ क्या होता है, एक घरेलू महिला है जो नौकरानी है, ठीक है, सर्वेंट है, वह काम वाम करती है किसी के घर में। क्या होता है कि उसके साथ रेप होता है। रेप होने के तुरंत बाद वह जाती है घर की स्वामिनी, जो कि लेडीज़ होंगी घर की स्वामिनी, उनसे अपनी बातों को बताती है। तो वो परिवाद के माध्यम से बताती है। तो यहाँ पे क्या किया कि जो उस लेडीज़ के द्वारा जिससे रेप हुआ था, उस लेडीज़ द्वारा जो भी चीज़ें कही गई, कथन किए गए, जो परिवाद किए गए, वो सभी चीज़ें आपकी सुसंगत मानी गई हैं। यहाँ पे चूँकि परिवाद उसने किया था, इसलिए वह चीज़ें यहाँ पे सुसंगत मान ली गई थी। आर वर्सेस लिलीमैन की केस में एक चीज़ें और है, एक पॉइंट इसमें और है कि यह पूछा गया कि क्या कोई बात प्रश्न के उत्तर में बताई गई है, क्या कोई बात प्रश्न के उत्तर में बताई गई है, तो क्या वह इसके अंतर्गत क्या परिवाद उसको कहेंगे। क्या कोई बात प्रश्न के उत्तर में बताई गई है तो क्या वह परिवाद की सीमा में आएगा, क्या उसे हम परिवाद कहेंगे, ये प्रश्न उठा। तो इसका जवाब दिया गया। ये मैटर उठा था आर वर्सेस ओसबॉर्न। लिखो एक मिनट इसको, आर वर्सेस ओसबॉर्न, आर वर्सेस ओसबॉर्न। ओसबॉर्न का मामला था। आर वर्सेस ओसबॉर्न का मामला था। प्रश्न ये उठा कि क्या प्रश्न उत्तर के जवाब में दिया गया, प्रश्न के का उत्तर में दिया गया जवाब जो है, प्रश्न का उत्तर दिया गया है, तो वह क्या परिवाद में शामिल माना जाएगा। तो इसमें यह प्रश्न उठा था। इसमें मैटर क्या था कि 2 लड़कियां थीं, एक मान लीजिए 12 वर्ष की थी, एक लड़की 11 वर्ष की थी। वो दोनों कहीं गई थी, एक जगह था वहाँ पे गई, दोनों किसी घर या किसी जगह गई थी, दोनों कहीं गई। 12 वर्ष की जो लड़की थी उसको उसने कहा कि आप भाई उस घर में रुकिए, मैं थोड़ी देर में, दूसरी लड़की ने कहा कि मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ। मान लीजिए ये ए है 12 वर्ष वाली, ये जो है ये बी है। तो बी ने ए से कहा कि भाई आप रुकिए यहाँ पे, मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ, तो साथ में फिर चलते हैं घर पर। जब वो बी चली गई तो ए के साथ किसी व्यक्ति द्वारा रेप कर दिया गया, ठीक है, रेप कर दिया गया। जब रेप कर दिया गया तो ए ने क्या किया कि उस घर से निकली, वो अपने घर के तरफ दौड़ी भागती हुई जा रही थी। तो बी मिलती है ए से, पूछती है कि क्यों तुम दौड़ी भागती हुई जा रही हो, क्या हो गया है। बी पूछती है, ध्यान रखिएगा। तो ए द्वारा यह प्रश्न के उत्तर में जवाब दिया जाता है कि जो जो घटनाएं उसके साथ घटी थी वह अपनी घटना को बताती है, जो भी चीज़ें घटित हुई थी वह बी को बताती है। तो उस सभी चीज़ों को जो उसने बताया है, प्रश्न के उत्तर में जवाब दिया है, बताया है, पूरी जो घटना घटी थी उसके साथ वहाँ हुआ था,
जो भी माहौल था वो सब बताया, वो सभी चीज़ें सुसंगत मानी गई और उसे परिवाद की सीमा में माना गया कि ये चीज़ें परिवाद में आएंगी। ठीक है, तो ये हम पढ़ लिए हैं कि परिवाद में क्या क्या चीज़ें शामिल मानी जाती हैं, कब परिवाद माना जाता है, कब नहीं माना जाएगा। सिर्फ कथन रहेगा तो कथन को परिवाद में नहीं माना जाएगा। ठीक है, उसको सेक्शन 6 रेस जेस्टे माना जा सकता है, 32 डाइन डिक्लेरेशन माना जा सकता है, 157 संपोषक साक्ष्य के रूप में प्रयोग में लाया जा सकता है, बट सेक्शन 8 के अंतर्गत नहीं लाया जाएगा यदि कथन है तो। चलिए अब सेकंड देखते हैं, स्पष्टीकरण 2। स्पष्टीकरण 2 ध्यान से देखिएगा, इसमें यह कहा गया, ये इसका नहीं है, ये याद रखिएगा, ये इसका मैटर है, ये केस जो है यहाँ का मैटर है। स्पष्टीकरण 2 में कहा गया, जब किसी व्यक्ति का आचरण सुसंगत है तब उससे या उसकी उपस्थिति और श्रवण गोचरता में किया गया कोई भी कथन जो उस आचरण पर प्रभाव डालता है सुसंगत है। क्या कहने का मतलब है कि जब किसी व्यक्ति का आचरण सुसंगत है तब उससे या उसकी उपस्थिति और श्रवण गोचरता में, सुना कान से, में किया गया कोई भी कथन जो उस आचरण पर प्रभाव डालता है सुसंगत है। ध्यान रखिएगा। अब इसमें एक हम एग्जाम्पल दृष्टांत बताते हैं। दृष्टांत आपका है यहाँ पर, दृष्टांत की बात की जाए, आप बेयर एक्ट में अपने देखेंगे यहाँ पे 2 दृष्टांत हैं इससे रिलेटेड। एक तो है एफ है जिसके बारे में हमने चर्चा की है अभी, और दूसरा है EFG। ये 2 दृष्टांत हैं आपके इससे रिलेटेड, स्पष्टीकरण 2 से रिलेटेड 2 दृष्टांत F एंड G। F में क्या मामला है कि कहीं भाई लूट हुई, मान लीजिए A द्वारा लूट की गई, A द्वारा कहीं लूट की गई, हाँ लूट किया गया। A क्या किए, फिर आए किसी दिन, ये कहीं दुकान पे बैठे हुए थे या कहीं भी थे और इनकी उपस्थिति में एक C नाम का व्यक्ति था। उसने यह कहा, इनकी उपस्थिति में, ध्यान रखिएगा, इनकी उपस्थिति में C नाम का व्यक्ति था, उसने यह कहा कि भाई जहां लूट हुई थी उस लुटेरी की खोज के लिए पुलिस आ रही है। इतना ही सुनते ही ए क्या किए, भाग लिए। ए क्या किए, भाग लिए। सी ने क्या कहा है, सी, ध्यान रखिएगा, इस लाइन को देखिएगा कि जब किसी व्यक्ति का आचरण सुसंगत है तब उससे ध्यान रखिएगा, उससे या उसकी उपस्थिति, इनकी उपस्थिति थी उस समय जब कहा जा रहा है, उपस्थिति और श्रवण गोचरता, ये सुन लिए थे, सुने हैं तभी भागे हैं। श्रवण गोचरता में किया गया कोई भी कथन, ये कथन किया गया था सी द्वारा, यहाँ पर इनसे नहीं किया जा रहा है, वो खुद उसने कहा, पुलिस को देखकर उसने कहा कि उसकी जहाँ लूट हुई थी वो लुटेरे की खोज के लिए पुलिस आ रही है, वो कह रहा है, कथन किया, तो उस आचरण पर प्रभाव डालता है। आचरण क्या था, सुनते ही, उसके श्रवण गोचरता में आते ही उसका भाग जाना, यह आचरण प्रकट करता है कि लूट उसी व्यक्ति के द्वारा की गई होगी, तभी वो वहां से भाग गया। तो ये सब चीजें सुसंगत मानी जाएंगी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये सब चीजें सुसंगत मानी जाएंगी। अब एक और इसका दृष्टांत ले लेते हैं, जो जी है, इसमें यह कहा गया है कि एक व्यक्ति है, मान लीजिए ए नाम का व्यक्ति है, उसने क्या किया, बी नाम के व्यक्ति से उधार मांगा, कहा कि भाई हमको आप कुछ पैसे उधार दे दीजिए। यह कौन सुन रहा था, सी नाम का व्यक्ति यह बात सुन रहा था। सी आया और ए की उपस्थिति और इनकी श्रवण गोचरता में, जो सुन रहे थे वहीं पे थे, इसने कहा कि भाई ए जो है, ए ने पहले ही डी नामक व्यक्ति से फला रुपए ले रखे हैं, 5,000 10,000 रुपए उधार के रूप में पहले ही ले रखे हैं और उसको नहीं दिया है। ये ऐसे व्यक्ति हैं। इतना ही सुनते ही, सी का ये कथन सुनते ही ए ने क्या किए, वहां से चल दिए।
बिना कुछ बोले चल दिए। तो ये क्या करता है, ये ए का आचरण प्रकट करता है कि हो सकता है भाई कि इनका भी पैसा वो फंसा ले जाते, न देते, हाँ तो फंसा ले जाते। तो ये ए का आचरण प्रकट करता है, इस नाते ये चीज़ यहाँ पे सुसंगत है। तो यहाँ हमने देखिए स्पष्टीकरण 1 में मैंने 2 दृष्टांत बताए आपको, जे और के, फिर यहाँ हमने स्पष्टीकरण 2 में हमने एफ और जी को बताया। तो ये पूरा आपका सेक्शन 8 यहाँ पे कंप्लीट होता है। थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं, चीज़ों को देख लेते हैं। सेक्शन 8 में हमने क्या क्या पढ़ा है, हेतु पढ़ा कि क्या होता है, तैयारी हमने पढ़ा क्या होता है, आचरण पढ़ा। इन 3 शब्दों को हमने पढ़ा। आचरण में हमने पूर्व या पश्चात का आचरण के विषय में बात किया कि वो क्या होते हैं। उसके साथ साथ हमने फिर यहाँ पे बात किया कि किसका आचरण सुसंगत होगा, 3 लोगों का आचरण सुसंगत हमने बताया। फिर नेक्स्ट हमने बात किया आचरण कब सुसंगत होगा, इसमें 2 चीज़ें हमने बताई कि कब सुसंगत होगा आचरण। फिर हमने स्पष्टीकरण, 2 स्पष्टीकरण जो सेक्शन 8 में है उनकी चर्चा हमने किया कि इन दोनों स्पष्टीकरण का मतलब क्या है, कहाँ कहाँ दृष्टांत कहाँ कहाँ फिट हो रहे हैं, इन सब चीज़ों को हमने बात बताया। देखिए दृष्टांत जब भी प्रॉब्लम समस्याएं पूछी जाएंगी मेंस में, इसी तरह आपको जिक्र करना होगा कि फला दृष्टांत, मान लीजिए कि ये दृष्टांत जे वाला पूछ लिया, अब आप इसको इससे कनेक्ट करेंगे कि यह सेक्शन 8 के स्पष्टीकरण 1 से संबंधित है। अब आप इसको एक्सप्लेन करेंगे कि सेक्शन 8 का स्पष्टीकरण है क्या, या आप बताएंगे वहाँ कि क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, देखिए वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, बट मैं जो बना रहा हूँ वीडियो, वो सिर्फ आपके लिए बना रहा हूँ। तो अगर मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो थोड़ी सी मेहनत आप भी कर लीजिए, मुझे इतनी देर तक सहन कर लीजिए, सुन लीजिए। ठीक है, तो ये 2 स्पष्टीकरण हमने बता दिए कि क्या क्या चीज़ें इसमें है। केस का जिक्र हमने किया, आर वर्सेस लिलीमैन, आर वर्सेस ओसबॉर्न। पीछे हमने वो आर वर्सेस पामर का जिक्र किया था, आपको ध्यान होगा, आर वर्सेस पामर का जिक्र हमने किया था। तो यहाँ तक ये चीज़ें बता दी गई। देखिए एक चीज़ चलते चलते मैं एक चीज़ और इसमें बता दूँ कि सेक्शन 8 में आखिर कथन को क्यों शामिल नहीं किया जा रहा है। सेक्शन 8 में कथन को क्यों नहीं शामिल किया गया, आचरण को क्यों शामिल किया गया। देखिए कथन को इसलिए नहीं शामिल किया गया क्योंकि आदमी झूठा कथन आसानी से बना सकता है, चीज़ों को अपने तरफ से जोड़ घटाकर तोड़ मरोड़ कर पेश कर सकता है, बट किसी का कंडक्ट, किसी का आचरण आसानी से तोड़ मरोड़ कर जोड़ घटाकर आप पेश नहीं कर सकते। आदमी का कंडक्ट, आदमी का आचरण प्योर होता है, जैसा वो है वैसा वो दिखाएगा। भाई किसी को चाकू लगा है पेट में तो बहाना थोड़ी ना बनाएगा, भाई वो आचरण है, प्रकट करेगा ही करेगा। दर्द होगा तो आवाज़ निकलेगा ही निकलेगा। ठीक है, तो इसीलिए आचरण को सुसंगत माना गया है, न कि कथन को माना गया है। ध्यान रखिएगा, सेक्शन 8 का ये की पॉइंट है कि कथन शामिल नहीं है, आचरण को शामिल किया गया है। क्यों शामिल किया गया ये भी मैंने बता दिया यहाँ पर कि क्यों शामिल किया गया। अब देखिए चलते चलते आपको एक होमवर्क मैं देके जाता हूँ, आप लोग आंसर मुझे बताइएगा, किसका आंसर क्या है खोज के मुझे बताइएगा। ठीक है, एक शब्द है मोटिव इंटेंशन, इन दोनों में अंतर क्या है आप ये हमें बताएंगे। मोटिव अर्थात हेतु, यहां लिख दूं मैं हेतु, इंटेंशन आशय, ये क्या है, ये दोनों चीजें ये आप मुझे बताएंगे। ये आपका होमवर्क है, मोटिव और इंटेंशन में क्या अंतर है, डिफरेंस बिटवीन मोटिव एंड इंटेंशन। ओके,
तो बस आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ कृपया करके आप वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको पता चल दे नोटिफिकेशन के माध्यम से। ठीक, तो बस आज के लिए इतना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आगे की चर्चा हम लोग करेंगे सेक्शन 9 और 10। आगे टाइम मिलेगा तो सेक्शन 11 भी बताऊंगा। तो थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाती है, कोई बात नहीं, हो जाता है। ठीक है, थैंक यू।